टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 31 में, देन सेक्शन 34 में आएगी क्रेडिट नोट डेबिट नोट है। दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सेक्शन है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी मैं सेक्शन 10 पढ़ाते टाइम बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिवाइज करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ाते टाइम बताया था कि जब मूवेबल गुड्स होता है जिसके इसमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, फिर उसी के बारे में। A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods of supply to recipient where the supply involves movement of goods। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो आपको उससे पहले आपको टैक्स वाइज बना देना। ठीक है। बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। कह रहा है कि जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जब डिलीवरी करे उससे पहले पहले आप बना दोगे। ठीक है जी। उसके बाद कहता है provided that the government may on the recommendation of council by notification specify the category of goods or supply in respect of which tax notice shall be issued within such time and manner as prescribed। टाइम मैनर क्या है, मैनर बताया गया सेक्शन रूल 49 में। रूल 49 में मैंने बताया 16 आइटम होते थे, बता रखा है, दोबारा बताओ, पता है सेक्शन 49 नहीं, रूल 49। रूल 49 में 16 आइटम होते हैं जो कि एक इनवॉइस होना बहुत कंपलसरी होता है। सेक्शन 10 जब आपने बताया ये रूल है, एक्ट तो 200 पेजेस का है, रूल 400 पेजेस का है। सॉरी, थोड़ा सा पेज लेंगे, जहां पे लिखा है ना एज वी प्रिस्क्राइब, एज वी प्रिस्क्राइब, तो ये पढ़ना है, बट इन सबका मैं थ्योरी आपको ऐसे निकाल देता हूँ। आपने जो पीरियड दी रखी होगा ये देखिए, ये फिर दूंगा तो आप लोग पाओगे तो ऐसे भाग जाओगे। ये देखो सेक्शन रूल 49 है, हर एक इनवॉइस पे चीज लिखी होनी चाहिए। 46 सॉरी, क्रेडिट नोट पे भी ये लिखा होना चाहिए, डेबिट नोट पे भी ये लिखा होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। ठीक है, उसके बाद एक होता है एचएसएन, ये क्या होता है, ये होता है इनवॉइस नंबर। इतना बड़ा लिखा होगा उसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर। बस, डेट ऑफ इनवॉइस, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप कर रहे हो बी2सी वाले को, बी2बी तो होना ही चाहिए, बी2सी कर रहे हो तो अगर 50,000 से ऊपर है तो एड्रेस लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं। बी2सी में अगर 50,000 से ऊपर है तो एड्रेस लिखो, ना कोई दिक्कत नहीं। फिर बी2सी का तो मतलब क्या है, एड्रेस आईटी से तो मिलना नहीं, हमें नहीं पता कौन होगा। फिर आता है एचएसएन कोड। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन में मतलब कि प्रोफेशनल फीस है, नमकीन है, अभी नमकीन पड़ा था ना, ये बोतल है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एक है, दो है, 10 है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, 10 कंप्यूटर, तो वो डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये प्रोफेशनल फीस फॉर द ऑडिट फीस, या ऑडिट फीस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोफेशनल फीस फॉर कंसल्टेंसी, तो इनकम टैक्स रिटर्न, या प्रोफेशनल फीस फॉर, मतलब कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, हर एक इनवॉइस में चीज लिखी होती है। देन अगर क्वांटिटी गुड्स है तो क्वांटिटी भी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यू, अगर 1 लाख का सामान है तो 1 लाख भी लिखोगे। उसके ऊपर अगर 18% का जीएसटी तो 18% भी लिखोगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ मेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेटमेंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो भी लिखोगे। रेट ऑफ टैक्स भी लिखोगे, अमाउंट ऑफ टैक्स भी लिखोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखोगे, याद है, डिलीवरी एड्रेस भी लिखोगे, क्या आरसी में पेबल है वो भी लिखोगे, सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद ये क्यू का रिस्पॉन्स कोड है, अगर आप जो क्यूआर कोड है वो आया था अभी रिसेंटली, उसमें एक लिमिट्स है जो 100 करोड़ से कंपनी को तो उनके लिए एप्लीकेबल है, नॉर्मल जिसके लिए एप्लीकेबल क्यूआर कोड होना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर ये टर्म लिखना बहुत कंपल्सरी है। पढ़ लो।
मतलब अल्टीमेटली सर कहानी का मतलब ये कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इनवॉइस के ऊपर लिख रहे हो एक्सपोर्ट मेड फॉर सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट, क्या होता है, सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ताकि दूर से लग जाएगी एक्सपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, यही एज वी प्रिस्क्राइब बोला था, इसका मतलब यही है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज ना प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ठीक है जी, सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 1 क्या कहता है, इनवॉइस 31 को 1 क्या कहता है, गुड्स इशू करने से पहले आपको इनवॉइस रेज कर देना है, और गुड्स इशू अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो डिलीवरी से पहले पहले आपको रेज कर देना। कंटेंट क्या हो गया मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट दिखा दिया। अब आते हैं 31(2). A registered person supplying taxable service shall before or after the provision of service but within a prescribed period issue a tax invoice showing the description, value, tax charge thereon and the such other particulars as we prescribe. ठीक है, मिल गया जो वही पर्टिकुलर्स है। उसके बाद स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विस और सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स invoice shall be issued within such time period as we prescribe, subjected to the condition mentioned thereon. Specify the category of invoice in respect of which any document issued in relation to supply shall be deemed to be tax invoice or tax invoice not to be issued. ये सारी चीजें कंडीशन बताइए कहाँ कहाँ आपको नहीं इशू करना है। ठीक है, अब पहले पढ़ो सेक्शन 3। सेक्शन 3 पढ़ना। इस केस में आपको बोल रखा है ये रजिस्टर्ड पर्सन में within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in a such manner as we prescribe issue a revised invoice. ये पता है क्या सेक्शन कहता है, एक सेक्शन था जहां पे था जिस डेट से आप लाइबल हो उस डेट से आप टैक्सेबल हो जाओ, बट उसका रजिस्ट्रेशन 30 दिन बाद आया, तो क्या 30 दिन तक दुकान बंद रखेगा? तो उस टाइम के लिए जो भी सामान बेचा है उसका वो एक रिवाइज इनवॉइस काट सकता है। ये सेक्शन वही है। अगर मान लो B2B है तो उसको जीएसटी नंबर ले लो, सप्लाई से और फिर उसको रिवाइज इनवॉइस दो ताकि सामने वाला पार्टी गलती से। ठीक है, बी पढ़ो। A registered person may not issue invoices if the value of goods or services are both less than 200 rupees. 200 से नीचे का अगर इनवॉइसेस है तो जरूरी नहीं कि इनवॉइसेस को कम। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे, कंपलसरी नहीं बट यस। उसके बाद क्या है, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall issue instead of tax invoice a bill of supply containing such particulars as in the such manner with prescribed. कह रहा है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है जो कि सीधा का सीधा एग्जेप्टेड सप्लाई या एग्जेप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स या एग्जेप्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज या दोनों, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, या आप उसने क्या बोला कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो वो टैक्स इनवॉइस की बजाय बिल ऑफ सप्लाई इशू करे। बिल ऑफ सप्लाई जो होता है ना उसके भी कंटेंट सेम होते हैं, जो सेक्शन 98 अंदर वो सारे लिखे होते हैं, बट उसके ऊपर जो टैक्स इनवॉइस हम क्या लिखेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। दोबारा बोल रहे हैं, अगर गुड्स टैक्सेबल नहीं है, सारा का सारा एक्सेप्टेड है, या टैक्स पेयर ने अपने बिजनेस को अंडर सेक्शन 10 जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, लास्ट क्लास में उस क्लास में पढ़ाया था कंपोजिशन स्कीम के बारे में, तो उस केस में उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की कोई जरूरत, सॉरी टैक्स इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लॉज डी। ये रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस। अब ये कह रहा है कि अगर तुम एडवांस पेमेंट भी लेते हो या उसका एडवांस पेमेंट का एडजस्टमेंट भी करते हो, देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इशू अ रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, अगर आप लोग किसी से एडवांस ले लेते हो तो आपको रिसीप्ट वाउचर इशू करना होगा कि मैंने इस बंदे से इतना इतना एडवांस लिया है। वैसे अगर जब आप इसका रिफंड करोगे, मान लो बाद में उसको आपको देना पड़ जाता है, वेयर एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
the registered person issue a receipt voucher, but subsequently no supply is made, and then no tax invoice is issued in pursuant of thereof, the said registered person may issue to person who had made the payment a refund voucher. ठीक है, अगर तुम किसी से एडवांस रिसीव करते हो तो एडवांस वाउचर देना पड़ेगा, और एडवांस के बाद अगर तुम वही एडवांस पेमेंट आप क्या कर रहे हो, रीपे कर देते हो, तब वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर इशू करना, क्या करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर। ठीक है, लाइटर 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 बाद में 15 मिनट हो। नेक्स्ट आता है ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3 एंड 4। बोलो बोलो। सर अगर हम एडवांस ले लिया तो उसमें जीएसटी काट लिया और कोई गुड्स वगैरह यूज कर नहीं किया तो कोई सप्लाई नहीं तो फिर वो वापस कैसे आ जाएगा नेक्स्ट को तो चला गया। गुड क्वेश्चन। देखो ना, जब जीएसटी आर1 फाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ एक एडवांस का कॉलम होता है, उसके बाद एक एडजस्टमेंट और एडवांस का कॉलम भी होता है। ठीक है जी, मैंने मेरे को 10 लाख का एडवांस मिला, मैंने टैक्स पे कर दिया अक्टूबर में, यही है ना। फिर मैंने सोचा था कि इसको नवंबर में सप्लाई कर दूंगा, नवंबर में सप्लाई ये वाला नहीं हुआ, तो क्या मैं नवंबर में सेल जीरो है क्या, जीरो। मेरा एक ही कस्टमर थोड़ी है, प्रैक्टिकल एक कस्टमर थोड़ी है मेरा। उस महीने एक हाँ, उस महीने में जब नवंबर की रिटर्न फाइल करोगे ना, उस टाइम इसको रिफंड में दिखा दो, एडजस्टमेंट होगा, तुम्हारी लायबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी उसमें, वापस आ जाता है। वापस नहीं आएगा, आप उसको अपने अलग अच्छा नेक्स्ट मंथ में या जब भी टर्न हो वहां से एडजस्ट कर लेना। वो लोग जब दुकान ही बंद कर देना हमें समय के लिए, तो जब गवर्नमेंट को आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया तो रिफंड अप्लाई कर लेना। बीच में केस हुआ है ना इसका टैक्स वाले चोरी बात बात करें। नेक्स्ट, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 क्या होता है, आरसीए। Shall issue an invoice in respect of goods or services both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of the goods and services both। कह रहा है कि अगर आप आरसीए पे कर रहे हो तो भी उस केस में भी आपको एक इनवॉइस बनाना इशू होता है, तो खुद ही बना लो, सेल्फ इनवॉइसिंग बोलते हैं इसे, उसी के बेस पे आईटी से लोगे ना। नेक्स्ट आता है a registered person who is liable to pay tax under section 9 and 3 shall issue a payment voucher at the time of making payment to supplier। आरसीए जब पे कर रहे हो तो उसमें आपको पेमेंट वाउचर देना है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 9 सॉरी 31(4). In the case of continuous supply of goods, continuous मतलब जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन की सर्विस कंटिन्यूस है, इंटरनेट की सर्विस कंटिन्यूस है, ये कब खत्म हो रहा है बता सकते हो आप लोग। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, मंथली एक पेमेंट साइकिल बना देते हैं कि जो पेमेंट साइकिल है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। So in the case of continuous supply of goods where successive statement of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each statement is issued or as the case may be, each such payment is received। समझ में आया? जैसे कि आपको मालूम मोबाइल फोन के बिल आते हैं पोस्टपेड के, या इंटरनेट का बिल आता है पोस्टपेड, तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज में पता ही लगा सकते कब होगा। तो केस में लॉ में बोला होगा जब आप पेमेंट आप करते हो या पेमेंट साइकिल जनरेट होता है आपका बिल, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, तो वो आपका उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका उससे पहले आपको टैक्स में इशू करें, ऑन और बिफोर बोला हुआ है, तो जिस डेट का होता है उसी डेट का आप जनरेट कर लेते हो, देखोगे नॉर्मली देखोगे तो। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3D इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ द सर्विस वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेबल। कंटीन्यूअस सप्लाई केस में ड्यू डेट का पेमेंट का असर्टेबल है, पता लगाया जा सकता है, तो इनवॉइस पेमेंट डेट से पहले बनाया जाएगा। ठीक है जी, where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time of when supplier the service reverse is received the payment। अगर कह रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता तो जब पेमेंट रिसीव होगा उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर देंगे। ठीक है, तो दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, where the payment is linked to the completion of event, the invoice shall be issued on or after before the date of completion of event।
जब आपका क्या होता है, पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जैसे ही मान लो कुछ कंटिन्यूअस हुआ कि जैसे ही मेरा 100 MB यूज हो जाएगा, मैं इनवॉइस रेज कर दूंगा। एक तरीका क्या है कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का यूज करूंगा। अब मान लो उसने इवेंट डिसाइड किया कि 1000 MB यूटिलाइज हो जाएगा, तो मैं इनवॉइस कर दूंगा। तो जैसे इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इनवॉइस, इवेंट मतलब कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन केस में हो सकता है कि आपने 20% काम कर दिया, कंस्ट्रक्शन केस में होता है कि 1 किलोमीटर रोड बना दिया। अब अगर बिल्डिंग के केस में कि आपने अगर फर्स्ट फ्लोर तक बना दिया, कोई पेमेंट टर्म हो सकता है, मंथली पेमेंट टर्म्स होता है या इवेंट बेस्ड पे टर्म हो सकता है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने हमें फीस दी रजिस्ट्रेशन सर, एक टर्म पे रख सकते हैं, मंथली टर्म रखते हैं, मंथली पेमेंट कर देना आप लोग, ये इंस्टॉलमेंट पे कर देना 2 बार में। एक टर्म ये भी रखा जा सकता है कि अगर मेरे 15 सेक्शन हो गए तो इतना कर दूंगा रिलीज इवेंट। समझ गए सर, IGST एक्ट हो जाएगा तो हाफ पेमेंट, CGST एक्ट हो तो हाफ पेमेंट, ऐसे भी हो सकता है। तो इवेंट कंटिन्यूअस तो स्टडी तो कॉल रही है सर, ठीक है जी। तो ये इवेंट का मतलब मैं समझा रहा था, इवेंट कैसे कैसे हो सकता है। इन द केस वी हैव द सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ कोई बोल रहे हो? अच्छा, in the case of where the supply of service cease under the contract before the completion of supply, the invoice shall be issued at the time when the supply cease, and the such service shall be issued the extent of supply made before such cease से था। जहाँ कह रहे हैं कि सप्लाई अगर आपका सीज हो गया, ओहो, मतलब रास्ते में पकड़ लिया आपको सप्लाई, तो उससे पहले अगर इनवॉइस इशू है तो ही माना जाएगा, अदरवाइज वो ठीक है मतलब। उसके बाद क्या रहेगा कि अगर आप गुड्स को भेजते हो, गुड सेट फॉर अप्रूवल के लिए भेजा था, सामान भेज दिया कि यार चलो उसको पसंद आएगा तो खरीद लेगा, या आप मेरे दोस्तों या जैसे टीवी वगैरह होता है कि भेज दो, बिकेगा तो इन्वॉइस कर देंगे। टीवी वगैरह इलेक्ट्रिक आइटम जब नया मार्केट में आता है तो बोलते 50 उसको भेज दे, 50 को भेज दे, 50 को भेज दे, जब बेच देगा तो इन्वॉइस कर दे। तो अगर ऐसा केस है तो कहता है विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इन्वॉइस करना है फ्रॉम का रिमूवल। तो ये अब आपका इनवॉइस का भी चैप्टर हो गया, इसको रीड करो फटाफट। अच्छा अच्छा, भेज दो सर वो